अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमारा टॉपिक है सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स इन अ सर्किट, और इसके न्यूमेरिकल भी मैं आज आपको कराऊंगा कि जब आप रजिस्टर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हो और पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो क्या होता है, और इसके डेरिवेशंस भी कराऊंगा। और ये न्यूमेरिकल डेरिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ लिख लीजिए आप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि ये पेपर में आ सकता है, इसका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इसकी डेरिवेशन भी आ सकती है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आधा चैप्टर इस टॉपिक में कवर हो जाएगा अगर ये कर लेते हैं आप। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको फन करके पढ़ते हैं कि ये इसमें है क्या चीज़। देखें, आपके पास एक तार है और उस तार पे आपने मुख्तलिफ बल्ब लगा दिए हैं, मुख्तलिफ बल्ब लगा दिए हैं आपने उसके ऊपर। ठीक है, एक तार है, उस पर आपने मुख्तलिफ बल्ब जो है वो कनेक्ट कर दिए हैं। इस तरह से आपने मुख्तलिफ, अक्सर आपने देखा होगा कि जब चरागा किया जाता है तो इस तरह से लाइटिंग की जाती है। तो ये कनेक्शन है सीरीज़। अब सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है कि अगर आपने एक भी बल्ब बंद किया तो तमाम बंद हो जाएंगे। याद रखिएगा, सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है कि अगर एक भी चीज़ बंद करो तमाम चीज़ बंद हो जाती हैं। ठीक है, और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है कि एक चीज़ अगर बंद भी हो जाए तो बाकी चलती रहती हैं। सीरीज़ कनेक्शन में हमारे पास जो है वो ये फ़ायदा है कि करंट कम इस्तेमाल होता है, पैरेलल में हमें वोल्टेज ज़्यादा देना पड़ रहा होता है। अच्छा, एक याद रखिएगा बात, लिख लीजिए कि आपके घर में जो कनेक्शन हुआ हुआ होता है, जो आपके वालिदैन या आपके जो बड़े हैं जिन्होंने वो घर बनाया होता है, तो वो जो कनेक्शन है वो पैरेलल में करते हैं। अगर पैरेलल में नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, इसका ज़रा देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना मोबाइल चार्ज कर लिया और बटन बंद कर दिया तो पूरे घर की लाइट बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने तो बटन बंद कर दिया ना। तो जब सीरीज़ में कनेक्शन हुआ हुआ होता है तो एक चीज़ बंद की जाती है, तमाम खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। जब पैरेलल में कनेक्शन हुआ हुआ होता है तो अगर एक चीज़ बंद भी कर दो तो बाकी चीज़ें बंद नहीं होती। सही है, तो घर का कनेक्शन कभी भी सीरीज़ में नहीं हो सकता। अगर सीरीज़ में हो गया तो फिर क्या होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको पंखा चलाना है तो फिर आपको बल्ब भी चलाना ही पड़ेगा, वरना अगर बल्ब बंद किया तो आपका क्या होगा, पंखा भी बंद हो जाएगा। अक्सर देखते हैं ना, गलती से अगर ऐसा कनेक्शन हो जाए कि बल्ब जला रहे हैं तो पंखा भी चल रहा है, और पंखा चला रहे हैं तो बल्ब भी जल रहा है, तो इसको कहते हैं सीरीज़ कनेक्शन के एक काम करो दूसरा खुद ही चल जाए। अब आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा वैसे समझते हैं कि सीरीज़ कनेक्शन हमारे पास होता क्या है। सबसे पहले हमारे पास रजिस्टर को हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं सर्किट में। एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपके पास क्या है, करंट सेम आएगा। लिख लीजिए, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट सेम होगा और वोल्टेज डिफरेंस होगा और डिफरेंट आ रहा होगा, और आपके पास जो बाकी रेजिस्टेंस है वो तो तमाम एक ही जैसी हो जाएंगी। अब मैं एक एक करके तमाम चीज़ें डिटेल में समझा देता हूँ। अच्छा, अब सर्किट क्या होता है, देखो आप किसी भी ब्रेडबोर्ड है, ब्रेडबोर्ड तो शायद आपने ना देखी हो, आप किसी भी हरे कलर के सर्किट में रेजिस्टर लगा दो और कुछ कैपेसिटर्स लगा दो तो वो एक सर्किट बन जाता है। सर्किट यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपोनेंट हैं वो चीज़ें उसमें लगा दी हैं आपने, तो वो सर्किट होता है। सर्किट क्या होता है, एक ऐसी बोर्ड जिसके ऊपर आपने जो है वो कैपेसिटर भी लगाया हुआ है। ठीक है, कैपेसिटर लगाया हुआ है, ये कैपेसिटर हो गया। ठीक है, अच्छा आपको अगर देखना हो रेजिस्टर तो वो इस तरह से बने हुए होंगे रेजिस्टर। ठीक है, गोल करके इस तरह से रेजिस्टर्स इस तरह से बने हुए होंगे, और कैपेसिटर, अच्छा सेमीकंडक्टर अगर लगे हुए हों तो वो इस तरह से बने हुए होंगे। वैसे अभी सेमीकंडक्टर्स आप नहीं पढ़ ले, लेकिन अगर वो लगा दें तो इस तरह से। और अगर कोई बल्ब लगा हुआ हो, लोड लगा हुआ हो, लोड जैसे कि एक छोटा सा बल्ब लगा दिया गया है, ठीक है, एक छोटा सा बल्ब, तो वो ऐसे करके लगा हुआ होगा। तो जो जिन बोर्ड के अंदर ये सब चीज़ें लगी हुई होती हैं उन्हें हम सर्किट कहते हैं। सर्किट में क्या होता है, रजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सीरीज़ कॉम्बिनेशन सर्किट। तो सबसे पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन और उसके न्यूमेरिकल कराऊंगा। सीरीज़ इसी वीडियो में तमाम चीज़ें करा दूंगा। सीरीज़ कॉम्बिनेशन देखें, वीडियो आप पूरी देखिएगा, वरना अगर आप पूरी नहीं देखेंगे तो आपको बात समझ नहीं आएगी कभी भी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक वीडियो दे अगर आपको बात समझ आ जाती है तो मेरे ख्याल से ये टाइम का ज़िया नहीं है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट
विल बी रिमेन सेम। करंट जो है वो तमाम रेजिस्टर्स में एक जैसा आ रहा होगा। अब यहाँ पर मैंने आई लिखा है, इससे मुराद मैं नहीं हूँ, इससे मुराद है करंट। ठीक है, ये आई क्या है, करंट को डिनोट कर रहा है। तो करंट विल बी रिमेन सेम। अब कैसे सीरीज कॉम्बिनेशन शो कैसे किया जाता है, देखो जब भी आप रेजिस्टर को कॉपी पे बनाओगे, उसका सिंबल बनाओगे तो इस तरह से बनाओगे। ठीक है, इस तरह से ये रेजिस्टर का सिंबल होता है। ठीक है, इस तरह का रेजिस्टर नहीं होता, ये रेजिस्टर का मैथमेटिकली सिंबल होता है। ठीक है, जब भी आप फिजिक्स में रेजिस्टर शो करते हो तो वो ऐसे सिंबल बनाकर शो करते हो सर्किट में। अब आपको एक सर्किट बताना है जिसके अंदर 3 रेजिस्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो एक रेजिस्टर आपके पास ये हो गया। ठीक है, एक रेजिस्टर आपके पास ये हो गया, दूसरा रेजिस्टर आपके पास ये हो गया, तीसरा रेजिस्टर आपके पास, थोड़ा सा गैप देकर, तीसरा रेजिस्टर आपके पास ये हो गया। और ये एक सर्किट बन गया आपका। ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया, ये आपके पास नेगेटिव टर्मिनल। हम यही चीज़ कैपेसिटर के साथ भी कर चुके हैं। तो कैपेसिटर में चार्ज सेम रहता है लेकिन रेजिस्टर में करंट सेम रहता है। तो अब क्या है आपके पास, ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, ये हाई पोटेंशियल हो गया आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। करंट यहाँ से आएगा, ठीक है, यूँ करंट आएगा और इधर से फ्लो करेगा, इन रेजिस्टर्स में से फ्लो करेगा और वापस इधर आ जाएगा। ये आपके पास हो गया रेजिस्टर 1, ये आपके पास हो गया रेजिस्टर 2, अब ये हो गया आपके पास रेजिस्टर 3। तो अब होल पे क्या रेजिस्टर है, होल पे क्या रेजिस्टेंस है, ये कैसे पता करोगे आप। होल पे रेजिस्टेंस पता करने के लिए आप ओम्स लॉ का इस्तेमाल करोगे। याद रखना, जब बहुत सारे रेजिस्टेंस एक साथ कनेक्ट होते हैं सीरीज में तो वो एक रेजिस्टर्स की तरह बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल R जो है वो बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 के। अब ये तो मैंने लिख दिया है, अब ये ड्राइव कैसे हुआ, याद रखना ये तीनों रेजिस्टेंस मिलकर एक रेजिस्टेंस बना रहे होंगे जिसे आप बोलोगे R से क्या मुराद है, R से मुराद है आपका इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, TAN, ठीक है। R से क्या मुराद है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होती है कि आपने तमाम रेजिस्टेंस को जो है वो तमाम रेजिस्टर को ऐड कर दिया है तो उनकी रेजिस्टेंस भी ऐड हो गई है। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले को जो है वो इसकी डेरिवेशन को करते हैं। R रिप्रेजेंट क्या करेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, अब देखो इस रेजिस्टर पर अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं तो वो मेरे पास क्या बनता है, वो मेरे पास बनता है V इक्वल टू IR। ठीक है, याद रखना जो करंट इसके अंदर है वही करंट इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। शुरू में ही लिखवा दिया था, जब भी रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो सेम आती है। I will be remain same in series। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन लिख लो, चाहे तो कॉम्बिनेशन लिख लो। ठीक है, इसको पूरा कर लेना, COMBINATION कॉम्बिनेशन। तो याद रखना जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन है तो I क्या आ रहा होगा, I1 I2 I3 ये बराबर आ रहा होगा, तो हम इसको I बोल सकते हैं। जो वैल्यू I1 की आ रही होगी वही वैल्यू I2 की और वही वैल्यू I3 की आ रही होगी। तो इस सब को आप I1 I2 I3 लिखने के बजाय सिर्फ IB लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, आप सिर्फ IB जो है वो लिख सकते हो यहाँ पर। अच्छा, अब वोल्टेज सबका अलग अलग आ रहा होगा, इसमें वोल्टेज आ रहा होगा V1, इसमें वोल्टेज आ रहा होगा V2, इसमें वोल्टेज आ रहा होगा V3। अगर आपको टोटल वोल्टेज निकालना है तो V1 V2 V3 इन सबको ऐड करना होगा, आपके पास टोटल वोल्टेज आ जाएगा कि कितना वोल्टेज इन तीनों रेजिस्टेंस में आ रहा है, रेजिस्टर्स में आ रहा है। तो ये I1 हो गया, ठीक है, इक्वेशन 1, ये V2 हो गया और ये I और ये R2। तो यहाँ मैं I2 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि जो करंट इसमें है वही करंट इसमें भी है, तो ज़रूरत नहीं है कि उसको अलग बताया जाए।
अगर एक चीज़ सेम है तो वो सेम लिखी जा सकती है। अच्छा, ये इक्वेशन 2 हो गई, ये इक्वेशन 3 हो गई। ठीक है, अभी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये बात आपको और अच्छी तरह समझ में आने लगेगी। अच्छा, तो अगर आपको टोटल वोल्टेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको V1 V2 V3 इनको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर TOTL टोटल VOL वोल्टेज TAGE वोल्टेज। तो हाथ जो है ना मेरा थोड़ा स्लिप हो रहा है इस पर। तो क्या करना पड़ेगा, ये V हो जाएगा टोटल वोल्टेज। ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, अब V1 आपके पास क्या है, IR। ठीक है, और V क्या है आपके पास, इक्विवेलेंट, मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, V क्या है आपके पास, इक्विवेलेंट, E से लिख रहा हूँ, R नहीं आएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट वोल्टेज। इक्विवेलेंट वोल्टेज से क्या मुराद है कि तमाम पे क्या वोल्टेज आ रहा है, यानी आप इधर आकर जो है वो पोटेंशियोमीटर लगाओ, इधर आकर पोटेंशियोमीटर लगाओ, इधर आकर जो तीनों का पोटेंशियोमीटर आ रहा है उनको ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख रहा हूँ, VE लिख रहा हूँ। अच्छा, अब देखो V1 किसके बराबर है, हमारे पास इसके बराबर है। ये मैंने इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 इसलिए लिख दिया था ताकि आपको बात समझ में आती रहे। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 तीनों को पुट कर दो इक्वेशन 4 में। तो यहाँ लिख दो पुट इक्वेशन 1 इक्वेशंस 1 2 एंड 3 इन इक्वेशन 4। ठीक है, ये आपका आ गया, फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, ये V किसके बराबर है, सबसे पहले तो VE किसके बराबर है, VE मेरे पास बराबर है I और RE के बराबर है। ठीक है, RE क्या है, इन तमाम रेजिस्टर को मिलाकर एक रेजिस्टर बन जाएगा। अच्छा, तो ये VE की जगह तो मैंने I RE लिख दिया और करंट भी सेम रहेगा, याद रखना। अच्छा, अब V1 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, IR1। इसी तरह से V2 की क्या जगह लिख दूंगा, IR2, और V3 की क्या जगह लिख दूंगा, IR3। I कॉमन है तो बाहर निकाल लो। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, ये I बाहर आ गया, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। I यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा, या इक्वल टू तो उस तरफ ले जाके कैंसिल कर दो। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया रेजिस्टर्स का, अगर रेजिस्टेंस का, अगर आपके पास कनेक्शन सीरीज में है। ठीक है, देखो ये वही फॉर्मूला है ना जो आपको बुक में गिवन है, RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर मैंने E नहीं लिखा था, ये लिख लो। ठीक है, अगर E नहीं भी लिखोगे, सिर्फ R लिखोगे तो बात समझ में आ जाएगी कि टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हो। तो जब भी आप सीरीज में रेजिस्टर को कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब भी आप सीरीज में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करोगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, याद रखना। और ये फॉर्मूला है। अब जब भी आपको बोले कि तीन रेजिस्टेंस है आपके पास, एक है R1 R2 R3, तो आप वैल्यूज़ को आपस में ऐड करोगे तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। याद रखना, ये रेजिस्टेंस आपके लिए सीरीज़ के फॉर्मूले में है, मतलब सीरीज़ के कॉम्बिनेशन में है। तो ये इसकी डेरिवेशन थी, इसको लिख लो। अच्छा, अब आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल पर भी। न्यूमेरिकल भी इसका एक गिवन है आपको। अच्छा, न्यूमेरिकल कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। ठीक है, ये जो मैंने तरीका कराया ये स्टैंडर्ड तरीका है, इसे फॉलो करिएगा, इंशाल्लाह अच्छे नंबर आपके स्कोर हो जाएंगे पेपर में। अच्छा, बुक में ना इन्होंने, याद रखना, बुक में इन्होंने इसको कैपिटल ई से नहीं लिखा है, स्मॉल ई से लिखा है। तो आप चाहो तो स्मॉल ई लिखो, कैपिटल ई लिखो या टी लिखो, वो आपके ऊपर है। अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, RE इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत सारे बुक में कैपिटल ई इस्तेमाल होता है तो इसलिए मैंने कैपिटल ई इस्तेमाल किया, लेकिन आपकी बुक में स्मॉल ई है तो इसको स्मॉल ई बना देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, मैंने तो आपकी बुक से नहीं पढ़ा है, मैंने अपनी बुक से पढ़ा था तो उसमें कैपिटल ई था,
तो कोई मसला नहीं है, मैं आपकी बुक को फॉलो कर लेता हूँ और इन्हें स्मॉल ई कर देता हूँ कैपिटल ई से, ठीक है। तो समझ में आ गया, और तो तमाम जगह मैंने कैपिटल ई कर दिया है, सिर्फ इसके इलाके के अलावा। अब आ जाते हैं डिसएडवांटेज पर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल दी कि आपके पास एक तार है, आपके पास एक तार है, ठीक है, ये आपके पास एक तार है, उसमें आपने बहुत सारे बल्ब कनेक्ट कर दिए हैं। लेकिन अब आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, आपको सबसे पहले तो ये फ़ायदा हो रहा है कि आपको ना मुख्तलिफ क्या नहीं करना पड़ रहा, आपको मुख्तलिफ जो है वो नहीं करने पड़ रहे, कनेक्शन नहीं करने पड़ रहे। एक ही तार में तमाम बल्ब्स को जोड़ दिया आपने, ठीक है, तमाम बल्ब्स को एक ही तार में आपने कनेक्ट कर दिया, तो आपके क्या बच गए, पैसे बच गए, ठीक है। अब आप हर बल्ब के साथ एक स्विच लगाते तो कितना मुश्किल हो जाता ना, लेकिन सीरीज़ में कनेक्ट करने की वजह से तमाम बल्ब्स को आपने देखा होगा, जब भी चरागा होता है 12 रबी अव्वल के टाइम पे, तो वो इस तरह से होता है कि अगर एक बल्ब बंद करो, या एक बल्ब बंद करने से मुराद ये कि अगर स्विच बंद करो तो तमाम ही बल्ब बंद हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि 2 बल्ब जल रहे होते हैं 3 बल्ब बंद हो जाते हैं, नहीं, तमाम ही बल्ब साथ बंद हो जाते हैं। तो इसी तरह से सीरीज़ कनेक्शन भी, वो कनेक्शन सीरीज़ होता है जो हुआ होता है। तो ये सीरीज़ कनेक्शन इस तरह से होता है कि एक ही तार पे तमाम चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, एक ही रास्ता मिलता है करंट को मूव करने के लिए। अब भाई अगर आप यहाँ से करंट बंद कर दोगे, ये कनेक्शन तोड़ दोगे, ठीक है, सर्किट को ओपन कर दोगे, तो फिर अब ये तमाम के तमाम रेजिस्टर्स में कोई करंट नहीं आ रहा होगा, ये तमाम के तमाम रेजिस्टर जीरो करंट दे रहे होंगे। अब इसको आपने क्लोज कर दिया है तो अब इसमें से करंट आ रहा होगा। तो ये है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, कॉस्ट कम पड़ जाती है और करंट भी जो है वो कम जा रहा होता है, मतलब ज़्यादा वोल्टेज आपको नहीं देना पड़ रहा होता है, कम वोल्टेज में आपका काम हो जाता है, ठीक है। ये एक और फ़ायदा हो गया। अब इसके और फ़ायदे इन्होंने जभी लिखे हैं। तीसरा फ़ायदा क्या बताया, बिकॉज ऑल द बल्ब्स, लाइट एंड अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टुगेदर, इट इज़ ईजियर टू टर्न ऑफ एंड ऑन। अच्छा हाँ, it's implied when a large number of bulbs or light need to be used at the same time। अच्छा, को ये जो पार्ट 1 और पार्ट 3 लिखा है ना उन्होंने, एडवांटेजेस में जो इन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 3 वो एक ही चीज़ है, इसमें कोई अलग अलग बात नहीं है। तो ये आसान हो जाता है। अब मैंने जो है वो 100 बल्ब लगाए, अब हर बल्ब के साथ में बटन लगा दूँ और उन्हें पैरेलल कनेक्ट कर दूँ, तो अब मुझे तमाम के तमाम 100 बल्ब बंद करने, तो मुझे हर एक बल्ब को अलग अलग जाके बंद करना होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं बल्ब 1 बंद करूँगा तो 2 बंद नहीं होगा, उसको अलग जाके स्विच से बंद करना पड़ेगा, तो कितना मुश्किल हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैंने इन्हीं तमाम बल्ब को सीरीज़ में कनेक्ट कर रखा है तो मैं क्या करूँगा, बस जस्ट मैं तार हटाऊँगा और तमाम के तमाम बल्ब जो है वो बंद हो जाएंगे, तमाम के तमाम बल्ब बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फ़ायदा हो गया और सबके साथ स्विच नहीं जोड़ना पड़ा, तो स्विच के पैसे बच गए, काफ़ी जो है फ़ायदा हो गया, ठीक है। अब डिसएडवांटेज क्या है? अब डिसएडवांटेज ये है कि अगर खुदा न खास्ता इनमें से एक भी बल्ब ख़राब हुआ या एक भी जगह से तार टूटा तो तमाम के तमाम बल्ब जो है वो वर्किंग करना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि सर्किट ब्रेक हो गया है, ठीक है। अगर आपने एक बल्ब बंद करने के चक्कर में सर्किट को ओपन किया क्लोज से तो तमाम ही बल्ब बंद हो जाएंगे। आप चाहते थे कि बल्ब 1 बंद हो जाए, 2, 3 चलता रहे और 4 भी, लेकिन कनेक्शन सीरीज़ है। आप अगर बल्ब 1 बंद करेंगे तो फिर आप 2, 3, 4, अब आपका दिमाग इस तरफ काम कर रहा होगा कि सर बल्ब ही निकाल लो, तो वो कंडीशन में नहीं बोल रहा हूँ, हाँ ये भी कर सकते हो, बल्ब निकाल लो, लेकिन यहाँ बल्ब नहीं निकालना है क्योंकि बल्ब तो हमारे सरों के ऊपर इतना ऊंचे लगे हुए होते हैं ना, तो हम हर कोई बार बार सीढ़ी लाके तो नहीं निकालेगा फॉर एग्जाम्पल। तो बल्ब निकालना नहीं है, बल्ब लगे रहने देना उसके अंदर, लेकिन बस बंद करना है। तो जब एक को बंद करोगे तमाम बंद हो जाएंगे, ये डिसएडवांटेज हो गया। सीरीज़ में क्या होता है कि आपके पास जो है वो the second component of the circuit will not function if component is fused or quits operating because the voltage is distributing in series or combination, not all the component receive the same voltage। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिकली देखा जाए तो सीरीज़ में आपके पास वोल्टेज सबके पास अलग अलग आ रहा होता है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि अगर वोल्टेज कम हुए तो बल्ब 1 तो चालू हो जाए, बल्ब 4 नहीं चले। क्या पता आपने ऐसा देखा हो कि जब बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं तार पे और एक मतलब वोल्टेज कम आ जाए, मतलब करंट कम आ रहा हो, वोल्टेज कम आ रहा हो, तो शुरू वाला बल्ब तो चल रहा होता है, ये आखिरी वाला बल्ब नहीं जल रहा होता। क्यों? क्योंकि वोल्टेज इतना नहीं है कि तमाम बल्ब के तक जा सके, क्योंकि इस वोल्टेज को, इस बल्ब को अलग वोल्टेज मिल रहा होगा, इस बल्ब को अलग, इस बल्ब को अलग, इसको अलग। तो अगर वोल्टेज कम होगा तो इसको तो मिल जाएगा, इसको नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि तमाम में वोल्टेज अलग अलग आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास नुकसान होता है सीरीज़
कॉम्बिनेशन का। और एक और ये कॉम्बिनेशन का, अगर इनमें से कोई भी एक बल्ब ख़राब होगा, यानी आपने ख़राब हो गया खुद ब खुद, तो तमाम बल्ब खुद ही बंद हो जाने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक थोड़ा सा जो है ना ड्रॉबैक कह लें इसका, सीरीज़ कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, तो डेरिवेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। याद रखना सिर्फ करंट सेम रहेगा, और याद रखना एक और चीज़ कि जब आप सीरीज़ में कनेक्शन करते हो रेजिस्टर्स की, तो क्या होता है, आपके पास रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रही होती है वो ग्रेटर आ रही होती है आपके पास। ठीक है, ग्रेटर आ रही होती है। R1 की कम आ रही होगी, R2 की भी कम आ रही होगी, R3 की भी कम आ रही होगी। ये बात समझ में आने वाली ही है कि अगर आप तमाम चीज़ों को ऐड कर रहे हो तो टोटल ज़्यादा ही आएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं 2, 3, 4, जैसे कि मेरे पास R1 है 2, R2 है मेरे पास 3, R4 है, R3 है मेरे पास 4। अब मैं पूछूं RE क्या होगा, तो RE कम आएगा या ज़्यादा आएगा? तो आप बोलोगे सर RE जो है वो R1 से भी ज़्यादा आएगा, R2 से भी ज़्यादा आएगा, R3 से भी ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि R1, R2 और R3 को ऐड करोगे तो RE बनेगा ना, जो कि आपके पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आपके पास ये याद रखना कि सीरीज़ में जो टोटल रेजिस्टेंस होती है वो हमेशा ज़्यादा आती है। सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा आती है, और वो रेजिस्टेंस तमाम दी गई रेजिस्टेंस से ज़्यादा होती है। अब देखो RE R1 से भी ज़्यादा है, R2 से भी ज़्यादा है, R3 से भी ज़्यादा है। तो बस ये बात हमेशा याद रखनी है आपने, सीरीज़ में रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा आती है। अब आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। सीरीज़ कॉम्बिनेशन आसान था, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी ओम्स लॉ ही आप इस्तेमाल करेंगे और उससे ये काम आपका हो जाएगा। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन करने से पहले इसका एक न्यूमेरिकल है, वो तो लाजिमी ही करना होगा, तो वो कर लेते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल भी इन्होंने छोटा मोटा नहीं दिया हुआ, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग दिया हुआ है। उससे पढ़ने में तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन बाकी अगर ये है कि आप जल्दी जल्दी नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर टाइम लगेगा थोड़ा सा ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। डेरिवेशन ज़रूर लिख लेना, जो मैंने लिखवाई थी बुक में भी दी हुई है, यहाँ पर मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, न्यूमेरिकल यहीं कर देता हूँ, फिर रिमूव कर दूँगा। ठीक है, तो वर्क एग्जाम्पल 2 है। ज़्यादा न्यूमेरिकल दिए नहीं थे इन्होंने इसमें, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल मैंने अपने पास से भी करा दिए थे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले तो गिवन डेटा देख लेते हैं क्या मिल रहा है। गिवन डेटा और टू फाइंड क्या करना है। तो अब तक हमारे हो गए हैं 22 मिनट 23 मिनट हो गए, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, कहते हैं कि फाइंड द करंट आई पासिंग थ्रू सर्किट। अच्छा, करंट पता करना है जो कि सर्किट से मूव कर रहा है, यानी सर्किट में कितना करंट है। एंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टर्स इन द सर्किट बिलो रेजिस्टर्स इन सीरीज़। अच्छा, याद रखना ये आपको कनेक्शन सीरीज़ में दिया हुआ है। अब सीरीज़ कनेक्शन एक और तरह से भी आप पहचान सकते हो कि एक ही रास्ता होगा करंट के पास मूव करने के लिए। सीरीज़ कनेक्शन में एक ही रास्ता होगा करंट के पास मूव करने के लिए। ठीक है, ये मैंने बेहतर बना देते हैं इसे थोड़ा सा। हमेशा काम साफ़ सुथरा किया जाए ना, तो वो टीचर के लिए भी अच्छा रहता है और स्टूडेंट्स के लिए भी। ठीक है, आधा छोटा बड़ा पोटेंशियल हो गया, टर्मिनल हो गया। अच्छा, तो ये यहाँ पर आपको पहला रेजिस्टेंस जो दिया हुआ है वो 100 ओम्स का दिया हुआ है, R1। प्रीफिक्स भी अक्सर इसके साथ आ रहे होते हैं, तो प्रीफिक्स हटाकर सिर्फ आपने ये देखना है। तो ओम्स 400 ओम्स, ये आपको पता है ना, साइंटिस्ट के नाम पर है 200 ओम्स। आपने पता करना है कि V1 क्या है। इसके न्यूमेरिकल ऐसे ही होते हैं, ब्लॉक डायग्राम बनाकर होता है। V2 क्या है और V3 क्या है। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था। V1 के लिए क्या फॉर्मूला था, V1 = I1 R1। V2 के लिए क्या फॉर्मूला था, V2 = I2 R2। और V3 के लिए क्या था, V3 = V1 R3। क्योंकि इसके अंदर अलग वोल्टेज होगा, इसके अंदर अलग, लेकिन करंट सब में सेम आ रहा होगा। तो सबसे पहले मुझे करंट निकालना है, टोटल करंट। अब टोटल करंट निकालने के लिए, मतलब करंट निकालने के लिए मेरे को RE का पता होना चाहिए।
आर ई के बगैर करंट नहीं आ पाएगा मेरे पास, क्योंकि फार्मूला क्या है हमारे पास, फार्मूला है आर ई का क्या फार्मूला होता है, आर ई का फार्मूला होता है वी ई इक्वल टू आई और आर, ठीक है, आर ई। तो यहाँ पर आपको नहीं पता है, यहाँ पर आपको वी ई नहीं पता है आपको, ना ही आपको आर ई पता है। तो सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा आर ई। तो जैसे ही आप आर ई फाइंड कर लेंगे आपको जो है वो पता चल जाएगा। तो आ जाए, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो है वो सबसे पहले पता कर लेते हैं हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, यानी हमारे पास आर ई कितनी आ रही है। तो सबसे पहले मैं आर ई को फाइंड कर लेता हूँ। तो आर ई के लिए क्या फार्मूला है, अब सीरीज़ कनेक्शन है तो सीरीज़ कनेक्शन में आपके पास क्या फार्मूला आएगा, सोल्यूशन है, ठीक है। तो सीरीज़ कनेक्शन में आपके पास फार्मूला आ रहा है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो आर ई आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास। R1 कितनी दी हुई है मेरे को 100 ओम्स, R2 कितनी दी हुई है मेरे को 400 ओम्स, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, चलें आप लोगों के लिए गिवन डेटा में, कि R1 आपको दी हुई है 100 ओम्स, थोड़ा सा ही मुश्किल न्यूमेरिकल है लेकिन आसान हो जाएगा, पार्ट वाइज सॉल्व करिएगा। R2 कितनी दी हुई है 400 ओम्स, R3 कितनी दी हुई है 200 ओम्स, ठीक है। अच्छा 200 ओम्स, तो टोटल तो 700 ओम्स बन रहा है। आर ई आ गया आपके पास 700 ओम्स। तो ये तो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ गई है। अब टोटल करंट भी आपने जो है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। टोटल करंट भी जो है वो आपको यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा, वरना ये नहीं होगा आगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और इंक्लूड कर लीजिए कि बैटरी जो अप्लाई की है ना वो है 7 वोल्ट की, ठीक है। बैटरी कितने की है, 7 वोल्ट की है। ये मैंने नहीं, तो कैमरा जो है वो बंद हो गया था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या काम किया है अब तक। मैंने जो है वो कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है, बस यहाँ पर जो है वो रेजिस्टेंस के ज़रिए से और वोल्टेज के ज़रिए से करंट निकाल लिया। देखो मुझे वोल्टेज कितना दिया हुआ था, 7 एम्पियर का दिया हुआ था, ठीक है। 7 वोल्ट का जो है मुझे बैटरी दी हुई है, वोल्टेज दिया हुआ है, और ये VE है, टोटल वोल्टेज है बैटरी का। तो ये मेरे पास क्या आ गया, यहाँ मेरे पास VE आ गया। इस फॉर्मूले को मैंने सेट करा दिया I के लिए, तो ये VE अपॉन RE, RE कितना निकाला हमने 700 निकाला था, और VE कितना था 7 था, तो टोटल करंट आ गया हमारे पास 0.0 एम्पियर। अब मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जब भी आप सीरीज़ में कनेक्ट करते हो तो जो वैल्यू I की आ रही होती है वही I1 की होती है, वही I2 की होती है, और वही वैल्यू I3 की भी होती है आपके पास। तो इन्होंने कहा था कि इन्होंने एक चीज़ ये भी कही थी, इन्होंने कहा था कि हर रेजिस्टर पर क्या वोल्टेज आ रहा है ये बताओ। तो देखो यहाँ पर V1 के लिए क्या फार्मूला आएगा, फॉर V1 इक्वल टू I और R1, ठीक है, यही फार्मूला आएगा ना। अब I तो सब में सेम आ रहा होगा हर बार, तो यहाँ पर आ गया V1 और ये I क्या आ गया 0.01 एम्पेयर का करंट आ गया, और रेजिस्टर्स कितनी आ गई आपको, R1 कितनी दी हुई है 100 ओम्स की दी हुई है आपको। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जल्दी से कैलकुलेटर जो है मैं उठा लेता हूँ। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि ये हमारा जल्दी से हो जाए, ताकि हमें इंडिविजुअली हर एक अलग अलग सॉल्व ना करना पड़े। तो ये मेरे पास कितना 0.01 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1 एम्पियर। तो 1 वोल्ट का वोल्टेज जो है वो इधर हमें मिल रहा है R1 पर। अब R2 पे कितना आ रहा है, फॉर V2 पे कितना आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या आएगा I और R2, ठीक है। तो I कितना आ रहा है 0.0, इसको I1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, I ही लिखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है I1 I2 I3 I के बराबर आएगा हमेशा। तो ये मेरे पास आ गया 0.01 एम्पेयर, और R2 कितना दिया हुआ 4 एम्पेयर, 400 एम्पेयर। तो V2 कितना आएगा आपके पास 4 वोल्ट का, ये ओम से, एम्पेयर नहीं है, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी में से एम्पेयर कह रहा हूँ, ये वोल्ट है। 3 कितना आएगा आपके पास, V3 कितना आएगा आपके पास I और R3, ठीक है। कितना दिया हुआ 0.01, और R3 कितना दिया हुआ था आपको 200, तो ये 2 वोल्ट आ जाएगा। तो देखा हर किसी पे वोल्ट जो है वो अलग अलग आ रहा है।
याद रखिएगा ये जितना भी आपने वोल्टेज निकाला है इन तमाम को ऐड करना तो 7 ही बनना चाहिए। तो V3 में V2 ऐड करा तो 6 हो गया और 6 में 1 ऐड किया तो 7 हो गया। यानी हमने यहाँ पे यूनिट गलत लगाया था, तो यानी हमने जो है वो सही निकाला। ये आपके पास एक आंसर आ गया, ये दूसरा आ गया, ये तीसरा आ गया, ये पहला दूसरा तीसरा हो गया आपका। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन है। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको कॉपी कर लो। साफ सुथरा मैंने इसका सोल्यूशन लिखा है, तो आप लोगों के लिए कॉपी करना भी आसानी रहेगा और बाद में समझना भी। अब आ जाओ पैरेलल कॉम्बिनेशन पर आ जाओ। ठीक है, कॉपी करना, स्क्रीनशॉट मत लेना, वरना तो स्क्रीनशॉट से ये होता है कि अभी तो याद रह जाएगी बात, रिवीजन के वक्त ना वो स्क्रीनशॉट मिलेगा आपको पेपरों के टाइम पे और ना ही बात समझ में आएगी। तो कॉपी ही सबसे अच्छी जगह है अभी आपके लिए, ये सब कुछ याद रखने के लिए और लिखने के लिए। ठीक है, आपको कॉपियाँ आपके पास होंगी, आप करिएगा ये काम उसमें ज़रूर। सीरीज़ में बात समझ में आ गई है, तो पैरेलल में थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन कोई ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं करेगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। थोड़ा सा ना टाइम कंज्यूमिंग है ये कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखना कि वोल्टेज जो है वो रिमेन सेम रहेगा। पहले करंट सेम था, वोल्टेज तो V लिख रहा हूँ। वोल्टेज क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वोल्टेज विल बी रिमेन सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पूरी स्पेलिंग कर लेना इसे। अब क्या मुराद है मेरी कि जो V आ रहा होगा ना आपके पास, जो टोटल आ रहा होगा वही आपके पास V1 आ रहा होगा, वही आपके पास V2 आ रहा होगा और वही आपके पास V3 भी आ रहा होगा। अब इसकी डायग्राम कैसे बनेगी, ब्लॉक डायग्राम इसकी कैसे बनेगी ये देख लो। अच्छा, इसकी ब्लॉक डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी, बहुत छोटी लाइन खींचिए। चलो, अच्छा, इसकी ब्लॉक डायग्राम कुछ ऐसे बनेगी कि ये आपके पास आ गया वोल्टेज का, मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये आ गया आपके पास बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। तो एक तार इसका ऊपर जा रहा है, एक तार इसका यूं सीधा आ रहा है और एक तार इसका यूं ऐसे आ रहा है। मैं ऐसे ही बनाता हूँ ये हमेशा, ताकि ना साफ सुथरा बने। ठीक है, थोड़ा सा इसको पीछे कर लेंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सा साफ सुथरा करके बना रहा हूँ ना आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इसे समझने में आसानी रहे। क्योंकि डायग्राम जितनी साफ होती है ना, बात उतनी आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है, ये तीनों के तीनों एक ही जगह पर आके मिल रहे हैं और वो फिर जगह जो है वो बैटरी से कनेक्ट हो रही है। तो इस तरह का होता है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास R1, ये है आपके पास R2, ये है आपके पास, नीचे लिख देता हूँ, ये आपके पास R3 और ये है आपके पास वोल्टेज का सोर्स। याद रखना कि ये जो वोल्टेज आ रहा होगा वही वोल्टेज R1 में भी जा रहा होगा, वही R2 और वही R3। अब पता कैसे चलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन है? देखो, करंट यहाँ पर आया, I यहाँ पर आया, I के पास तीन रास्ते हैं जाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग हैं, आप एक सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, यूँ चल रहे हैं, एक जगह यहाँ जा रही है, एक जगह यूँ और एक जगह यूँ, तो आपके पास तीन रास्ते हो गए ना। आप चाहें तो A स्ट्रीट पे भी जा सकते हैं, B स्ट्रीट पे भी जा सकते हैं, C स्ट्रीट पे भी जा सकते हैं। इसी तरह से करंट भी बिहेव करेगा आप ही की तरह कि भाई जब वो आएगा A पॉइंट पर आएगा, इसे मैं A पॉइंट लिख देता हूँ, जब वो A पॉइंट पर आएगा तो उसके पास यहाँ पर आकर तीन रास्ते होंगे। वो चाहे तो R1 की तरफ चले जाए, वो चाहे तो R2 की तरफ चले जाए और वो चाहे तो R3 की तरफ। अब आप तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि एक हाथ A स्ट्रीट की तरफ भेज दें, एक हाथ जो है अपना B स्ट्रीट की तरफ भेज दें। ऐसे तीन स्ट्रीट्स है ना, और ये आप हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते कि अपना आप एक हाथ इधर भेज दें, पाँव इधर भेज दें और सर इधर भेज दें। ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंसान में ये सलाहियत नहीं है कि आपने सर जो है वो C की तरफ भेज दिया, पाँव जो है वो A की तरफ, पाँव जो है वो आपने B की तरफ भेज दिए और आपने अपने हाथ जो है वो किधर भेज दिए, आपने अपने हाथ जो है वो A स्ट्रीट की तरफ भेज दिए। अब ये तीनों स्ट्रीट एक ही जगह पर आके मिल रही हैं, तो जब आप यहाँ पर वापस आएंगे तो पूरे हो जाएंगे।
लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो 3 रास्ते हैं, तीनों जगह पर थोड़ा थोड़ा भेज दिया अपने आप को आपने, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते ना। लेकिन करंट ये कर सकता है। करंट क्या करेगा, यहाँ से I1 चला जाएगा, यहाँ से I2 चला जाएगा, यहाँ से I3 चला जाएगा। और अगर टोटल करंट निकालना हो तो वो IE होगा, जो कि I1 को ऐड करोगे, I2 को ऐड करोगे, I3 को ऐड करोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, तो वो वापस आपको मिल जाएगा जो आपने आधा इधर उधर भेजा था। तो करंट क्या करेगा, 3 हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा जब वो A पॉइंट पर आएगा। याद रख पाओगे ना। अब ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ आपके पास क्या था, ओम्स लॉ था आपके पास, मैंने ओम्स लॉ शायद उस वक्त लिखा नहीं, मतलब हेडिंग नहीं डाली थी तो डाल लेना। ओम्स लॉ क्या था, V = IR। ठीक है, तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, VE और IE और RE। ठीक है, अब VE लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि V1 V2 V3 V4 और V4 भी होता तो वो तमाम V के बराबर होता, तो उसको सिर्फ हमने V लिख दिया। कोई V1 V2 V3 नहीं लिखा, उसको सिर्फ V लिख दिया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अच्छा, और इसको इक्वेशन, बल्कि इसको इक्वेशन का नाम नहीं देते हैं। अच्छा, और आपके पास अगर आपको वोल्टेज निकालना है R1 पे तो कैसे निकालोगे, R1 = I1 और R1। अब देखो मैंने बोला था कि जो V आ रहा होगा वही V1 भी आ रहा होगा, तो इसको भी V1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ V लिख दो, काम हो जाएगा। काफ़ी मेहनत से समझाने वाला टॉपिक है, आप लोग इसे समझ लीजिएगा। अब V2 क्या आ रहा होगा आपके पास, I2 R2, लेकिन मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले V2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ V लिख लो। इसी तरह से V3 क्या आ रहा होगा आपके पास, I3 और R3। अभी मैंने बताया V3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ V लिख लो। तीनों में, चारों में वोल्टेज वही आ रहा होगा जो टोटल वोल्टेज बैटरी का होगा। करंट अगर निकालना है तो करंट कैसे निकलेगा, सम होकर निकलेगा। तो वो क्या निकलेगा, I = I1 IE लिख रहा हूँ, IE = I1 + I2 + I3। मैं क्या करता हूँ, I1 की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ, इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको सेट कराना पड़ेगा। यहाँ पर एक और मसा आ गया है। अब वो कैसा है कि भाई देखो RE है ना, उसको उधर ले जाओ, तो V/RE हो जाएगा किसके बराबर आपके पास, IE के बराबर। कोई मसला तो नहीं है ना। चलो थोड़ा सा दूर करके लिख देता हूँ, इसकी ना इंक खत्म हो रही है, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ क्योंकि फिर इंक खत्म हो जाएगी तो फिर फ़ायदा नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास देखें, ये तो और ख़राब पेन आ गया, मतलब वो भी नहीं चल पाएगा, और भी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, मुझे क्या करना है, मुझे IE की जगह पर पुट करना है, तो मुझे I को अकेला करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो RE को उस तरफ ले जाता हूँ, तो IE अलग हो गया, V/RE बन गया हमारे पास। छोटा सा लिखा है, शायद नज़र आ रहा होगा, विजिबल होगा। इसी तरह से यहाँ भी कर लो, V1 V/R1, I2 V/R2, और नीचे भी कर लो। ये सिर्फ मैं सेट करा रहा हूँ, आप भी इसी के बराबर में सेट करा देना, R3। इसको छोटा सा करके लिख लेते हैं ताकि V/R2। ठीक है, तो IE I1 I2 I3 को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो। तो यहाँ पे लिखो वर्डिंग, पुट इक्वेशन, पुट इक्वेशंस 1 2 3 and 4 इन इक्वेशन 4। ठीक है, अच्छा ये क्या लिखी, ये थोड़ी सी इधर वर्डिंग में गलती हो गई है, एंड यहाँ आएगा और इक्वेशन 3 यहाँ आएगा। ठीक है, पुट इक्वेशंस 1 2 and 3
इन इक्वेशन 4, ठीक है। तो आई ई किसके बराबर है, वी अपॉन आर ई के बराबर है, ठीक है। आई वन किसके बराबर है, वी अपॉन आर वन के, और आई टू किसके बराबर है, वी अपॉन आर टू के बराबर है, और आर थ्री की आई थ्री किसके बराबर है, वी अपॉन आर थ्री। देखो वी सब में सेम है तो कॉमन निकाल लो, वी अपॉन आर ई हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया आपके पास, v कॉमन निकाल लो, सब में सेम है, सब में v है, तो 1 अपॉन आर वन, 1 अपॉन आर टू, 1 अपॉन आर थ्री। ये v इस v से कट गया, ऐसे काट दो, वरना तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहाँ पर आके डिवाइड होगा तो ऐसे काट लो, दोनों तरीके से कट जाएगा। तो आर ई, आर वन, आर टू, आर थ्री, ये आपके पास ड्राइव हो गई हमारे पास रेजिस्टेंस इन पैरेलल की इक्वेशन। अब जब भी आपको जो है वो पैरेलल रेजिस्टेंस निकालनी हो तो आप इस इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं। जब भी आपको रेजिस्टेंस निकालनी हो तो इस इक्वेशन की मदद से आप जो है वो निकाल सकते हैं। यानी जब भी आपके पास रेजिस्टेंस दिए हुए हो और वो तमाम पैरेलल में कनेक्ट हो तो R1, R2, R3 पुट करना और सॉल्व कर देना। अभी इसका न्यूमेरिकल करते हैं। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस पे आ जाते हैं। तो देखो, जब भी आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो रेजिस्टेंस को तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि एक चीज़ के बंद होने में दूसरी चीज़ बंद नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये लोड है, बल्ब समझ लो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये, चलो मैं इसको ऐसे ही समझा देता हूँ वरना बहुत टाइम लग जाएगा डायग्राम में। समझ लो R1, R2, R3 की जगह बल्ब लगे हुए हैं, तो अगर R1 वाला बल्ब ख़राब हो गया तो R2 और R3 वाला बल्ब खुद से ख़राब नहीं होगा, वो सही रहेगा, ठीक है, वो काम करता रहेगा। आप चाहो तो यहाँ पर स्विच लगा सकते हो, S, ये वाला स्विच बंद कर दोगे तो R2, R3 बंद नहीं होगा, वो चलते रहेंगे क्योंकि उनके स्विच ऑन है। अच्छा, अब इसका डिसएडवांटेज भी है। अब अगर इसी तरह से 100 बल्ब लगे हुए हैं, जैसे ये 3 है ना, इसी तरह 100 लगे हुए हैं। अब अगर 100 के 100 बंद करने हैं तो एक तरीका ये है कि बैटरी हटा दो, लेकिन नहीं, सारे एक साथ बंद करने, बैटरी नहीं हटानी। बैटरी आपने देखा होगा मोबाइल की बैटरी अब ऐसे आ रही हैं कि वो नॉन रिमूवेबल होती हैं, रिमूव नहीं कर सकते आप। तो फिर आप क्या करोगे, आप जो है वो एक एक जाकर बंद करोगे 100 बल्ब को। अब 100 बल्ब को बंद करने में कितना टाइम लग जाएगा। देखा होगा आपने बड़े बड़े हॉल्स में पैरेलल में कनेक्शन हुए होते हैं तो वो अलग अलग जाकर तमाम बल्ब को बंद कर रहे होते हैं बंदे। या अगर आप मस्जिद में जाएं तो वहाँ भी पैरेलल में बल्ब लगे हुए होते हैं ना, तो जब तमाम नमाजी चले जाते हैं तो बल्ब की वो मस्जिद की वो लाइटें बंद करते हैं, मस्जिद की जो है वो लाइटें बंद करी जाती हैं। तो क्या करते हैं, अलग अलग जाकर वो बल्ब को बंद कर रहे होते हैं। तो और इसी तरह पंखों का भी ऐसा ही होता है कि अलग अलग जाके पंखे बंद कर रहे होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बटन दबाया तमाम के तमाम पंखे बंद। हाँ, तमाम पंखे अगर देखा जाए टोटल लोड के साथ तो सीरीज़ में है, लेकिन एक दूसरे से पैरेलल में होते हैं, तो ये याद रखना। और इसमें ये भी फ़ायदा है कि सब में वोल्टेज भी सेम आ रहा होता है, तो अगर कम वोल्टेज भी आए तो भी कोई मसला नहीं है, सबको सेम ही मिलेगा, कोई भी भेदभाव नहीं है। अगर इसको V1 मिल रहा है तो इसको भी V1 तीनों में। तो ये था हमारे पास इसका कुछ फ़ायदा। अच्छा, अब कर लेते हैं हम न्यूमेरिकल, जो कि काफ़ी थोड़ा सा ना लंबा है इसका न्यूमेरिकल, लेकिन कोई मसला नहीं, हो जाएगा, मैं इंशाल्लाह करा दूँगा। पेज नंबर 117 पे देख लेना कि आपको कभी कभार डायग्राम जो है वो ये इस तरह भी बना के दे देते हैं जैसे उस पर बनी हुई है। डस्टर, अब आए इसका न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और ये टॉपिक तो बहुत समझाना भी था, मैंने आपको डिटेल में समझाया भी है। और याद रखना, हाँ, एक और चीज़ भी सुन लो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा कम आती है पैरेलल में। पैरेलल में कॉम्बिनेशन करने से ये फ़ायदा होता है कि रेजिस्टेंस कम आ रही होती है। जो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस होती है ना, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। यानी हमेशा आप देखोगे R1 की वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी, R2 की वैल्यू भी ज़्यादा आ रही होगी और R3 की वैल्यू भी ज़्यादा आ रही होगी, और इन सब के मुकाबले में जो RE की वैल्यू है वो सबसे कम आ रही होगी। अभी आपको पता चल जाएगी ये बात मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रही ना, पता चल जाएगी न्यूमेरिकल में फ़ौरन से, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी चीज़ पर बेस है आपका। अब वर्क एग्जाम्पल 3 है, इधर कर लेते हैं।
क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमें वहाँ तक जाना पड़ेगा इसको लिखते हुए। वर्क एग्जाम्पल 3, ठीक है। चलो भाई, तो गिवन डेटा देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, आप चाहें तो बना भी सकते हैं, ठीक है। गिवन डेटा, तो गिवन डेटा में आपको क्या दिया हुआ, कहते हैं कि करंट आई इन द सर्किट बिलो एंड द करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, रेजिस्टर्स इन पैरेलल इन एग्जाम्पल 2। अच्छा, एग्जाम्पल 2 को ही बोलना है, फॉलो करें, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास पैरेलल में कनेक्ट है, अब सीरीज़ में कनेक्शन नहीं है, यानी इस तरह से कनेक्ट है। वैल्यूज़ वही रहेंगी जो थी, मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, पहले मेरे दिमाग से बात निकल गई, मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, ये डायग्राम इसी तरह की आ जाएगी। अब ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज से हटकर पैरेलल में चले गए, ठीक है, ऐसे चले गए, लेकिन रेजिस्टेंस उतने ही हैं जितने पहले थे, जितने पहले थे अभी भी उतने ही हैं, जितने पहले काबिल थे रेजिस्टेंस अभी भी उतने ही काबिल है। न्यूमेरिकल के लिए मैं अच्छी सी डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, अब ये बना लीजिएगा ज़रूर। वैसे तो मैंने सोचा था नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन मैंने कहा फिर बना देता हूँ, आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। अच्छा, वोल्टेज वही है 7 वोल्ट का, इसकी भी खत्म हो गई। अच्छा, R1 कितना है आपके पास? R1 400 वोल्ट दिया हुआ था मेरे ख्याल से, 100 वोल्ट 100 ओम्स का दिया हुआ था, ठीक है। याद रखना वोल्ट यूनिट नहीं है, ओम्स यूनिट होता है, वो मेरे मुँह से गलती से निकल गया है, ठीक है। आप लोग उस चीज़ को पकड़िएगा मत, ठीक है। R2 इतने का हो गया और R3 इतने का हो गया आपके पास। $200 ओम्स। अच्छा, इधर आ रहा होगा आपके पास I3, इधर आ रहा होगा I2 और इधर आ रहा होगा I1, और यहाँ पर आ रहा होगा आपके पास I, ठीक है। तो कहते क्या है, आपने पता करना है फाइंड करंट I इन द सर्किट बिलो एंड द करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर इन द सर्किट। तो याद रखिएगा करंट जो है वो तो आपके पास सेम ही रहेगा, ठीक है, लेकिन मतलब वोल्टेज तो आपके पास सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ RE, क्योंकि मुझे अगर I निकालना है, IE निकालना है, तो सबसे पहले RE चाहिए होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, V = IE RE। तो RE निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो गिवन डेटा में आपको दिया हुआ, इन्होंने V दिया हुआ टोटल 7 वोल्ट, R1 दिया हुआ इन्होंने आपको 100 वोल्ट 100 ओम्स, R2 दिया हुआ है। काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ ना, जब भी ऐसा हो रहा है, बोल कुछ रहा हूँ, निकल मुँह से कुछ रहा है, थका हुआ भी हूँ ना काफ़ी ज़्यादा, इसलिए। तो आपने पता करना क्या है, IE पता करना है, टू फाइंड में आपने टू फाइंड क्या करना है, IE फाइंड करना है, I1 फाइंड करना है। देखें, थोड़ा समझ के करेंगे ना, ये न्यूमेरिकल इतने मुश्किल नहीं रहेंगे आप लोगों के। I3 पता करना है आपने, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपने पता करनी है, और इसके साथ साथ आपको RE भी पता करना है, ठीक है। तो RE का फॉर्मूला क्या है आपके पास, RE = R1 R2 R3, ठीक है। यही फॉर्मूला है ना, यही लिखवाया था। विजिबल है, बहुत लो विजिबल है, बहुत ज़्यादा लो विजिबल है। एक तो पहले मैं इसकी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा विजिबल हो आपके लिए, और उसके बाद में थोड़ा सा मार्कर जो है ना डार्क इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि ये इसमें से ना इंक खत्म हो गई थी। RE = R1 + R2 + R3, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो R1 कितना दिया हुआ है आपको 100, R2 कितना दिया हुआ है 400, R3 कितना दिया हुआ है 200। इन तमाम का एक साथ एलसीएम ले लोगे, कोई मुश्किल नहीं है ना, एलसीएम लेना तो सिखाया है मैंने आप लोगों को। तो इन तमाम का एक साथ ही एलसीएम ले रहा हूँ मैं,
तो 1 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, एक साथ एलसीएम लेने की वजह यह है कि जल्दी से हो जाए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही है। तो आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास आ रहा है 7 डिवाइडेड बाय 400। अब याद रखना ये 7 डिवाइडेड बाय 400 कैसे आ रहा है? इन तमाम का मैंने एलसीएम लिया है। पहले इन दो का एलसीएम ले लेना, फिर जो आंसर आए फिर उसका 200 1/200 के साथ एलसीएम ले लेना, ठीक है। तो 7 डिवाइडेड बाय 400, 7 डिवाइडेड बाय 400 आपके पास आया। आपको 1/RE नहीं पता करना, आपको RE पता करना है। तो 400 को उधर ले जाओ, ठीक है, और 7 मल्टीप्लाई करा दो RE के साथ। अच्छा, अब क्या करना है? अब यहीं पे कर देते हैं, 7 को नीचे लाके डिवाइड करा देते हैं, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो 400 के साथ डिवाइड हो जाएगा। एक और तरीका ये भी था कि इन दोनों को रेसिप्रोकल कर देते तो भी यही आता। तो 400 डिवाइडेड बाय 700, 400 डिवाइडेड बाय 7, आंसर इज 57, ठीक है। 57 के करीब आपके पास जो है वो RE आ रहा है, ठीक है। इन्होंने इसी तरह में लिखा हुआ है, लेकिन ये चीज़ आपके पास बराबर आ रही है 57.14 के बराबर आ रही है। अच्छा, अब आपको पता करना है I, तो IE पता करना है बेसिकली आपने। तो IE के लिए फॉर्मूला क्या होगा? आपके पास IE के लिए फॉर्मूला होगा V इक्वल टू IE R RE, IER, इसको उधर ले आओ। तो IE VE अपॉन RE हो गया। V कितना है? 7 है, और ये निकाला है हमने 51.14। तो IE कितना आ गया? तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी न्यूमेरिकल हो गया। तो IE कितना आ गया? 7 डिवाइडेड बाय 51.14, तो 0.136 एम्पियर का टोटल करंट है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास टोटल करंट आ रहा है, और इसी तरह का करंट ये भी दे रहा है आपके पास 49 डिवाइडेड बाय 400। हाँ, इसी तरह का करंट ये लोग भी दे रहे हैं आपको। अच्छा, यहाँ पर ना वो 2 लिखा हुआ है, लेकिन मेरा 3 आ रहा, कोई मसला नहीं है, चल जाएगा, क्योंकि मैंने जो है वो 51.14 लिया है, कम डेसिमल है तो इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन आंसर ठीक है, ये गलत नहीं है। अब पता क्या करना है? अब आपने I1 I2 I3 पता करना है। तो I1 के लिए क्या फॉर्मूला लिखा जाएगा? इसी फॉर्मूले को सेट करा देता हूँ, इसी फॉर्मूले को। तो I1 के लिए क्या आएगा? ये आएगा आपके पास, और V आपको पता है वोल्टेज सब में सेम रहेगा, तो R1 हो जाएगा। चलो वैल्यूज पुट कर दो। तो V कितना दिया हुआ है आपको? 7 वोल्ट, सब में सेम आएगा। याद रखना, जो वोल्टेज V में आ रहा होगा वही V1 में आ रहा होगा, वही V2 में आ रहा होगा, और जो वही V3 में। पैरेलल में ये चीज़ सेम रहती है। और 100 ओम्स का आपको रेजिस्टेंस दी हुई है इन्होंने, ठीक है। वहीं से दिखा दूंगा अब अगली बार। तो कितना आ गया? 7 डिवाइडेड बाय 100, 0.07, 0.07 एम्पियर। आए इसे मैच करते हैं, तो बिल्कुल सही आया है। बस इन्होंने इसे इसी कंडीशन में छोड़ दिया, मैंने डिवाइड कर दिया। अब फॉर I2 के लिए भी काम कर लेते हैं, वही ओम्स लॉ को सेट करा दिया, V/R2। तो कितना है? 7/400। तो क्या आएगा आपके पास? 0.07 डिवाइडेड बाय 400, 0.0175 एम्पियर। यूनिट ज़रूर लिखिएगा। देखें, मैं थका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी यूनिट लिखना नहीं भूल रहा हूँ किसी भी चीज़ का, सिर्फ इसको छोड़ के। अब लिख लिया, याद आ गया तो। गलती हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब याद आ जाए तो फिर उसे छोड़े मत, सही करें, जानबूझ के गलती ना करें। तो 7 डिवाइडेड बाय 200, तो I3 कितना आ रहा है आपका? 7 डिवाइडेड बाय 200, 0. आप लोग ऐसे करिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ ना, आखिर में पूरा आंसर लिखिएगा, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो तमाम ही सही आए हमारे, हमने तमाम कर लिए। काफ़ी जो है ये समझाने वाला न्यूमेरिकल था। शायद ये चीज़ आपको नहीं दी हुई थी तो बात शायद ना समझ में आ रही हो, बाकी तो आप लोगों को बात समझ में आ ही गई होगी कि कैसे इन लोगों ने इसका आंसर निकाला था। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। इतनी मेहनत जो मैंने आप लोगों के लिए करी है ये रायगा नहीं जाएगी। आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि इसके बाद मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूंगा बोर्ड से रिलेटेड, तो वो देख लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चैनल का लिंक अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।